हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम। कैसे हैं सब लोग? हाउ यू गाइस? इज वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है मेरा? चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4, सीमेट 2023 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पार्ट 4। क्विकली आई विल बी लाइव, लेट मी नो। हेलो निशा, गुड आफ्टरनून, वेलकम। कुणाल, सिद्धार्थ, सुष्मिता, तनीषा, वेलकम। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है ना मेरा? करें शुरू? चलिए फिर, तो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं आज हम। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। आज मैं तुम्हें टैग लाइन पे बेस्ड क्विज भी कराऊंगा, तो वो भी करेंगे बिसाइड्स थ्योरी पार्ट। चलो फिर नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार क्विकली, देन विल स्टार्ट। तो ये ऑफर चल रहा है एमएचसीटी। हाँ जी, हाँ जी, बताऊंगा मैं भी, वो भी है, मैंने पीपीटी ऐड की हुई है, तो आई डिस्कस अबाउट इट एज वेल। तो एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये ऑफर चल रहा है इस 55% ऑफ तक ले सकते हो आप, क्योंकि उसके बाद फीस बढ़ जाएगा। 28 फरवरी से फीस बढ़ रहा है। कोड यूज़ करना है लोकेश अग्रवाल। तो जो भी आपके नोन है, फ्रेंड है, आप उनको बता सकते हो। 55% तक का ऑफ मिल रहा है अभी। ये सेम है, फीस काफ़ी बढ़ जाएगा इसके बाद। ये रिजल्ट्स है हमारे। ये नया बैच आ रहा है कैट 23 का, 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके बारे में बता सकते हो। ये 15 फरवरी को शुरू हुआ था बैच। ये मेरा बैच था जो 10 फरवरी को शुरू हुआ था। तो प्लेंटी ऑफ बैचेस आर देयर जो अभी भी शुरू हैं। और अगर आप एम एच सी टी के लिए आप सीरियस हो गए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, लगभग एक महीने का टाइम, एक महीने से भी कम का टाइम बचा है। मोस्ट प्रॉब्ली डिपेंड्स यार, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डिपेंड कर रहा है कि आप महाराष्ट्र से हो तो मैं सजेस्ट करूंगा देना, वरना रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तो सीमेंट दे लो ढंग से। अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो डेफिनेटली देना चाहिए। हेलो ब्रिजेश, हेलो प्रतीक। तो एक महीने का नोटिफिकेशन, एक महीने का टाइम बचा है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकता है ये वाला बैच। सीमेंट का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अगेन इफ यू आर सीरियस अबाउट सीमेंट यू कैन ज्वाइन इट। जीडीपीआई का बैच चल रहा है, और ये है हमारा प्लस और आइकॉनिक के फीचर, काफ़ी सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। हेलो प्रिंस, गुड आफ्टरनून। अभी उठे हो क्या, सो गए? अभी उठे हो? गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। चलो, सो लेट स्टार्ट आज का सेशन। ये देखो उड़ गया हवा में एंटरप्रेन्योर। हेलो शबास। तो गुड आफ्टरनून आर्यन। तो सी मैट 2023, ये तुम्हारा सुपरमैन बन गए। हेलो सुरभि। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सीमेट का हमें रजिस्ट्रेशन पता ही है, सीमेट का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू था। कल एम एच सी टी का भी आ चुका है, सॉरी हाँ, सीमेट का तो ऑलरेडी चालू था। सीमेट का है 6 मार्च तक, तो इसको भर देना। ऑलरेडी 23 तारीख हो चुकी है आज, तो डू नॉट डिलेट फर्दर। और 28 का महीना है, तो उस हिसाब से सोच के फॉर्म भर देना, इसको वेट मत करो। ये सीमेट का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम ऑलरेडी इस पे चल रहे हैं काम हमारा, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर अप कर ही रहे हैं। आज हम ये वाला स्टेज भी पढ़ेंगे, इन कॉम्बिनेशन, प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन स्टेज क्या होता है। इट शुड बी ऑन टाइम, इट शुड बी ऑन टाइम। तो इसमें से हम ऑलरेडी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये सब पढ़ ही चुके हैं। गवर्नमेंट स्कीम, फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, वीसी फंड, इन्वेस्टमेंट, आइडिया जनरेशन, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो अब देखो इसमें से कितना सारा चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप, वेंचर डेवलपमेंट, ये सब हम चीज़ें धीरे धीरे कवर अप करते हुए जा रहे हैं। तो ये है नोटिफिकेशन गाइस एम एच सी टी का। 4 मार्च तक इन्होंने बहुत ही कम डेट दिया है। जनरली ये होता है कि कम से कम 15 दिन का विंडो देते हैं। जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं इतने बड़े लेवल पे, कम से कम 15 दिन का विंडो देते हैं। लेकिन क्योंकि इनका पेपर का डेट इन्होंने पहले निकाल दिया था, विच इज़ 18th एंड 19th, तो उस वजह से अब ये फंस गए, और इनको जल्दबाजी में ये ख़त्म कराना पड़ रहा है। 23 फरवरी से 4 मार्च, सिर्फ 9 दिन का विंडो है ये, 9 to 10 डेज का विंडो।
क्योंकि ये 28 फरवरी है, तो आप समझो कि 23 फरवरी से 28 फरवरी तक 6 दिन ये, और 1 मार्च से 4 मार्च 10 दिन का विंडो। नॉर्मली कम से कम 15 से 20 दिन का विंडो होता है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन ठीक है यार, जिसको फॉर्म भरना है वो इसके 2 दिन में भी भर सकता है, जिसको नहीं भरना वो लास्ट डेट का ही वेट करेगा। तो चाहे ये इसको 14 भी कर देते तब भी लोगों को तो तभी भरना है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इन्होंने सही किया है, कम दिन का विंडो देके इन्होंने बोला कि जिसको जो सीरियस है वो भरो। 23 फरवरी से 28 फरवरी, 5-6 दिन, और ये 4 दिन, 10 दिन का विंडो है। तो 10 दिन के अंदर फॉर्म भरने हैं सबको। और पेपर आई थिंक ऑलमोस्ट नाउ एक्सपेक्टेड है कि उसी लाइन पे होगा, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था कि कम से कम 20 दिन का तो विंडो देंगे, लेकिन अब इन्होंने 10 दिन का विंडो दिया है, तो पेपर एक्सपेक्टेड है कि उसी लाइन पे होगा। बस फीस भरनी है। फीस भरनी है मतलब और क्या करना होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अ वेबसाइट। तो इसमें कुछ डिटेल्स भी तो मांग रहे होंगे, डिटेल्स भी तो भरनी है। मार्कशीट वगैरह नहीं मांग रहे कुछ भी? मार्कशीट तो आई थिंक इनको चाहिए नहीं होती। चाहे आप बस ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की चाहिए होगी, पास वास की, और इनको कुछ चाहिए नहीं होता। वर्क एक्स इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। अच्छा, मतलब भर दिया है। हाँ तो भर दो इसको। चलो शुरू करें। तो ये जो लोग MHCT दे रहे हैं उनके लिए डेट आ चुकी है। जिम हैज क्लोज देयर एडमिशन। हाँ तो डिपेंड कर रहा है, जब सीमेट का फॉर्म होगा ना तब उसके बेसिस पे दे विल टेक सर्टेन सीट्स। अगर उनका उनको लगेगा कि सीमेट के बेसिस पे भी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या टिक किया है, उसके लिए तब दोबारा ओपन हो जाएगा सीमेट के आसपास। होना चाहिए यार आर्यन, होना चाहिए। एक बार उनसे डिस्कस या मेल कर दो उनको कि ये क्यों है। जिम होगा वापस सीमेट के टाइम पे दोबारा ओपन हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये कल हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक वाज IDBI। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, और मैंने इसमें आपको बोला था कि ये जो दो टर्म है SFC एंड IFCI, इनके बारे में मैं बताऊंगा और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टर्म्स SFC एंड IFCI। तो IFCI पता है किसी को क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज IFCI स्टैंड्स फॉर? अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूं तो मैं बता सकते हो? IFCI स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। IFC स्टैंड्स फॉर क्या है? IFCI इसमें से क्लोज ऑप्शन है, काफी काफी क्लोज ऑप्शन है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फंडिंग कॉर्पोरेशन, या इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं बी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ए और बी में बटा हुआ है पोल। किसी को डी नहीं लग रहा ऑप्शन? इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये भी तो हो सकता है। इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर क्या है देखते हैं। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब आंसर है ए। आंसर है ए गाइस, इट्स नॉट बी, आंसर है ए। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए गवर्नमेंट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया। नॉन बैंकिंग है ये। तो जो IDBI है वो बैंकिंग है, जो IDBI है वो बैंकिंग है ना, ये बैंक है। लेकिन ये बैंक नहीं है, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। ये सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करती है। जो बाकी चीजें होती है ना कि आप बैंक में जाके पैसा भी जमा कर सकते हो, ये वो काम नहीं करती। आप यहाँ पे पैसा नहीं जमा कर सकते, आप पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। जिस इंडस्ट्री आएंगी इनके पास, इंडस्ट्री को अगर फाइनेंस चाहिए तो उसको लोन देंगे। ये सिर्फ उतना काम करती है, बैंकिंग वाली नहीं है, नॉन बैंकिंग। समझ में आ रहा है डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री को ये सिर्फ फाइनेंस देने का काम करेंगे, उसके अलावा जो बैंक करती है वो ये काम नहीं करेंगे। इट्स ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया। इट वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन of the country founded in 1948 to provide medium and long term credit to Indian business। तो ये सिर्फ क्रेडिट देते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए। its objective is to support industrial growth and economic development in the country। तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि IFCI क्या काम करती है और IDBI क्या काम करती है। IDBI बैंक है जो
इंडस्ट्री को डेवलप भी करती है और उसके अलावा और भी काम करती है, लेकिन ये सिर्फ इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक और टर्म थी हमारी एस एफ सी। एस एफ सी को सुन के क्या लग रहा है? व्हाट इज एस एफ सी? एस एफ सी हो गया गाइस स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पढ़ते हैं एसएफसी के बारे में, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी। तो बेसिकली आईएफसीआई तो क्या हो गई? आईएफसीआई तो हो गई एक तरह से सेंट्रल लेवल पे, है ना, सेंट्रल बॉडी हो गई है। और एसएफसी क्या हो गई? ये हो गई स्टेट बॉडी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया in 1951 under the State Financial Corporation Act 1951 to provide long-term finance to small and medium scale industry in the respective states। स्टेट्स की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि आप यूपी में बिजनेस करते हो और आप एसएफसी जो एमपी में है उससे लोन लेने चले जाओगे, नहीं। तो जो एसएफसी एमपी में है वो एमपी वालों को लोन प्रोवाइड करेगी, जो यूपी में है वो यूपी वालों को लोन प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो आईएफसीआई है उसमें आप कहीं से भी लोन ले सकते हो। आईएफसीआई इज ए सेंट्रल बॉडी। तो आईएफसीआई भी वही काम करती है बट नेशनल लेवल पे करती है, ये स्टेट लेवल पे करती है। तो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। These corporations are owned by state government and work as a supplementary sources of industrial finance in addition to commercial banks and other financial institutions। तो जो है वो तो है ही है, उसके अलावा एसएफसी भी सप्लीमेंट्री सोर्स है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है ये भी। The primary objective of SFC is to promote and develop industry in the respective states by providing long-term financial advances as well as underwriting and direct subscription of the shares and debentures। मतलब ये आप इसके पास जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर इज अगेन अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो आप अपने डिबेंचर्स अपने गिरवी रख सकते हो या शेयर गिरवी रख सकते हो टू टेक अ लोन, जिसको हम बोलते हैं प्लेज करना। अगर आपने अभी जो रीसेंट टर्म थी वो अगर आपने पढ़ी थी प्लेज, आप अपने शेयर्स को प्लेज करके ना लोन ले लेते हो, तो वो भी करती हैं ये डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, बेसिक टर्म समझ में आ गई। चलो फिर ये भी हमने कुछ कुछ टर्म पढ़ लिए हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हमने एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी पढ़ लिया है, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, ये दो चीजें और हैं इसके बारे में और जानते हैं। हमने एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? मोर देन वन बिजनेस एट ए टाइम इज कॉल्ड। नाम से ही पता चल रहा है आई थिंक। क्या बात कर रहे हो निशा? नाम से नहीं पता चल रहा? नाम से ही पता चल रहा है भाई। Who owns more than one business at a time? पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर यार। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा शेयर होते हैं ना, पोर्टफोलियो बना लेते हो। पोर्टफोलियो में देयर हैज टू बी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो आप बनाते हो या शेयर लेते हो। ऐसे ही जिसके पास कई सारे बिजनेस ओन करता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। अब ये जो आप देखते हो इतने सारे ये जो वो हैं, ये थोड़े थोड़े बिजनेस में अपना पैसा लगाते रहते हैं, ये इन्वेस्टर हो गए। और जिसके पास कई सारे खुद के अपने बिजनेस होते हैं वो पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं एक बिजनेस से। होता क्या है, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हो सकता है यार एक बिजनेस मेरा रिस्की हो या एक बिजनेस से लॉस हो रहा हो, तो यहाँ से हो सकता है दूसरे बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट हो जाए, यहाँ का प्रॉफिट मैं यहाँ से कंपनसेट कर सकता हूँ, राइट। तो पोर्टफोलियो के होने से हमारा जो रिस्क है वो बेसिकली एडजस्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है बेसिकली, यू कैन से। कहीं का प्रॉफिट आप दूसरे बिजनेस में डाल सकते हो, है ना। कहीं पे कैपिटल चाहिए, हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है गाइस वो एक ही टर्म है। जो इंट्राप्रेन्योर होता है और जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होता है, दिस इज वन ऑफ द सेम टर्म। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए एंड इंट्राप्रेन्योर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ये दोनों एक ही टर्म है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर इज वन ऑफ द सेम थिंग। इसका आंसर सी है। लेकिन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो होता है
A corporate entrepreneur who known as an intrapreneur is an individual within a larger company who takes on the role of the entrepreneur by developing new product, service and process within the company. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अगर कहीं पे आपसे ये टर्म आ जाए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर इज नथिंग, इट इज एन एंटरप्रेन्योर. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी पता है, देन यू शुड नो द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर एज. अलग टर्म नहीं है ये. These individuals use their entrepreneurial mindset and skill to identify new business opportunity and develop innovation solution to problem within the company. तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी. ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है. तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योर ही होता है. शुड जस्ट नो द टर्म. और जो पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है? जो पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर होता है समवन हु क्रिएट्स एंड मैनेज मल्टीपल बिजनेसेस और वेंचर्स rather than focusing on a single company, manages multiple businesses or venture rather than focusing on a single company. This approach is sometimes referred to as a serial entrepreneurship. मतलब एक खोला बिजनेस, फिर दूसरा खोला, फिर दूसरा खोला. सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं. तो उसके पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनी हो जाती है. As the individual continuously start new ventures and brings them to maturity before moving on to the next one. तो शुरू किया, मेच्योरिटी पे लिया है और फिर मूव कर गया अगले की तरफ. तो करता रहता है, मतलब रुकता नहीं है. एक बिजनेस शुरू किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा. Portfolio entrepreneurs often have a diverse range of skills and interests, which allows them to identify and pursue multiple business opportunities. They also tend to comfortable with risk and uncertainty as they are constantly starting new businesses and navigating unchanged territory. मतलब बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपने अभी अपना एक बिजनेस शुरू किया है और आप फिर से दूसरे बिजनेस में एक नई नई जो टेरिटरी है उसमें एंटर कर रहे हो. तो दे आर ऑल्सो टेंड टू बी कंफर्टेबल विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एज दे आर कॉन्स्टेंटली स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस एंड नेविगेटिंग अनचार्टेड टेरिटरी. तो नए नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है और दे आर कंफर्टेबल ऑफ टेकिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं कि आप एक बिजनेस ही नहीं मैनेज कर पाते हो ढंग से, मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं. तो ये पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर समथिंग जिसको और ज्यादा रिस्क लेने में मजा आता है या जो ले पाते हैं, कंफर्टेबल है. दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री और मार्केट वेयर देयर इज अ नीड फॉर कांस्टेंट इनोवेशन एंड एडेप्टेशन टू स्टे कॉम्पिटिटिव. By managing multiple ventures, portfolio entrepreneur can spread their risk, जो मैं बता रहा था, and maximize their potential for success. तो ये क्या करते हैं? स्प्रेड कर देते हैं अपने रिस्क को. मतलब इन्होंने बांट दिया, बेसिकली स्प्रेड कर दिया अपने रिस्क को, फैला दिया. तो यहां से रिस्क निकल के यहां पे चला गया, फिर यहां से प्रॉफिट हो रहा तो यहां पे आ गया. जो भी बिजनेस में चेंजेस होते हैं उसको ये मैनेज करते रहते हैं साथ में एंड मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल फॉर सक्सेस. तो हमें दो टर्म और पता चली, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर क्या होता है और कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या होता है. गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट टर्म आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या पीएलसी जिसको बोलते हैं गाइस. चलो आंसर ही बता दिया मैंने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आंसर है इसका? मैंने आंसर बता ही दिया वैसे तो. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बेस कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे हम. पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट कैसे कैसे फेज से गुजरता है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए और उस पर बेस कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू में. तो ये है गाइस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ये सारे स्टेजेस हैं. सबसे पहले जो भी होता है, डेवलपमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का, शुरुआत में रिसर्च हुआ, टेस्ट मार्केटिंग हुई, सब कुछ हो गया. ये प्रोडक्ट हो गया बन के तैयार, यहाँ पे हो गया रेडी प्रोडक्ट. उससे पहले भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना कल, कि प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है. आइडिएशन होता है, फिर कंसेप्ट डेवलप होता है, फिर टेस्ट मार्केटिंग होती है. ये हमने कल पढ़ लिया था सारा. फिर कॉमर्शियलाइजेशन पे आता है. तो अब ये प्रोडक्ट बेसिकली कॉमर्शियलाइजेशन के लिए तैयार है, वहां से शुरू हो रही है इसकी साइकिल. प्रोडक्ट कॉमर्शियलाइजेशन के लिए तैयार है, वहां से इसकी साइकिल शुरू हो रही है, इंट्रोडक्शन से इसकी साइकिल शुरू हो रही है. बिल्कुल. तो इंट्रोडक्शन हुआ, ग्रोइंग कस्टमर बेस था, ब्रांड बिल्डिंग करी, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे खेले, है ना. वहां से शुरू किया प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट ने फिर धीरे धीरे ग्रोथ लेना शुरू किया। अगली स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें हुई ग्रोथ। यहाँ पे उसने गेन करना शुरू किया प्रॉफिट। यहाँ पे तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप खूब सारा, तो धीरे धीरे आपने ब्रांड बिल्डिंग की, पैसा इन्फ्यूज किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे खेले, प्राइसिंग पे खेले, ग्रोइंग कस्टमर अवेयरनेस फैलाई यहाँ पे। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये उसकी ग्रोथ स्टेज है। यहाँ पे उसको प्रॉफिट में गेन होना शुरू हुआ। फिर ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि आपने ब्रांड बना लिया ऑलरेडी, तो अब लोग आपके ब्रांड को जानने लग गए। यहाँ पे आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई और आपका फिर कॉम्पिटिटर भी आपको रिकॉग्नाइज करने लग गया कि हाँ भैया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है। बिल्कुल वही है, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा था वही है ये, कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। जो भी आप पढ़ रहे हो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें या इसमें, ये सारी मार्केटिंग और इको कॉमर्स उन्हीं से तो रिलेटेड है, अलग चीज़ थोड़ी ना है। मार्केटिंग में पढ़ा था बिल्कुल, तो मार्केटिंग में, इकोनॉमिक्स में, ये सब वही चीज़ है। बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह आपने सब लोगों ने पढ़ी होगी, मार्केटिंग के 4 Ps, ये सब वही चल रहा है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये यू शुड नो कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या किस किस स्टेज में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर ने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि हाँ भैया नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई उसकी। फिर आ गया प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे। यहाँ पे उसकी हो गई, एक एक टाइम ऐसा आता है जब प्रोडक्ट की ग्रोथ रुक जाती है, मेच्योर हो गया वो, मतलब दिस इज द हाईएस्ट पीक आ गया, सेल्स का पीक आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट धीरे 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 लोग, देखो नया नया प्रोडक्ट आते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, और आप उसमें अगर चेंजेस नहीं करोगे तो फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पीक पे आ जाती है सेल्स, मार्केट हो जाता है सेचुरेट। और यहाँ पे जब तक आप इनोवेट नहीं करोगे, अगर इनोवेट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट होना शुरू हो जाएगा डिक्लाइन, क्योंकि नए नए कॉम्पिटिटर आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नया नया इनोवेशन होता रहता है। तो अगर आपने प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं किया देन प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो ये जो स्टेजेस आपको दिख रही हैं ये है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस कौन कौन सी है, नाउ शुड नो। इंट्रोड्यूस किया, ग्रोथ हुआ, मेच्योरिटी पे आया और फिर हुआ डिक्लाइन। और इसको हम ह्यूमन लाइफ साइकिल से जोड़ के भी देखते हैं। ह्यूमन लाइफ में भी तो यही होता है, पहले हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर मेच्योर होते हैं एक जगह, फिर हमारी जो एज है वो डिटेरिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ग्रोथ हुआ, डेवलप हुआ प्रोडक्ट, हम मार्केट में आए नए नए। मार्केट में मतलब क्या, मार्केट में थोड़ी ना है, मतलब लाइफ में आए, संसार में आए। और उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारी एज डाउनग्रेड होना शुरू हो गया। तो इसको लिंक किया है इसको लिंक किया है ह्यूमन लाइफ को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ। बिल्कुल। Which of the following is not a characteristics of market introduction stage in PLC? इनमें से कौन सा नहीं है पीएलसी में, मार्केट जब इंट्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट इंट्रोडक्शन में, इनमें से कौन सा करेक्टर्स नहीं है पीएलसी का? Which of the following is not a characteristics of market introduction stage? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, मुश्किल तो नहीं है। Makes no money at this stage. This is wrong answer, guys. This is wrong answer. Which of the following is not a characteristics of market introduction stage in PLC? बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ये। बिल्कुल। अरे कौन सा नहीं है, जब आप प्रोडक्ट मार्केट में फेंकते हो तब तो आपकी कॉस्ट बहुत हाई नहीं होती, लो कैसे हो जाएगी कॉस्ट? इस समय तो आप मार्केटिंग पे खूब सारा पैसा स्पेंड कर रहे हो, ब्रांड बिल्डिंग पे खूब सारा पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी? आप कस्टमर एक्विजिशन पे काम कर रहे हो।
यहाँ पे तो कॉस्ट बहुत हाई है। कॉस्ट कैसे लो हो जाएगी? जब आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को भेजते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, तो कॉस्ट तो आपकी बहुत हाई नहीं है। सोच के देखो, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, फ्री बांट रहे हो प्रोडक्ट, किसी तरह हमारा प्रोडक्ट चल जाए, लोगों को अवेयर कर रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, फ्री बांट रहे हो, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे तो कॉस्ट हाई है काफी। और ये बिल्कुल सही बात है कि डिमांड हैज टू बी क्रिएटेड। डिमांड तो क्रिएट करनी पड़ेगी इनिशियली। मेक्स नो मनी इनिशियली, तो कोई पैसा नहीं बनता ना यार। इनिशियली कहाँ पैसा बनता है? जितना पैसा आप लाते हो उससे ज्यादा आप खर्च कर देते हो। स्लो होता है सेल्स वॉल्यूम, बिल्कुल स्लो होता है ना सेल्स वॉल्यूम। आप मार्केट में आओगे, ऐसा तो नहीं आपका प्रोडक्ट बिल्कुल आते आते बिल्कुल बिकना शुरू हो जाएगा। एंड देयर इज लिटिल और नो कंपटीशन। ये भी इनिशियली देखो नो कंपटीशन होता है, क्योंकि अभी आपको कोई जानता नहीं है, कोई आपको एज ए कॉम्पिटिटर समझता नहीं है इनिशियली। ऐसे तो हजारों प्रोडक्ट आते हैं ना। आप जब तक ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर लेते हो, ग्रोथ पे नहीं पहुंच जाते हो, तब तक कंपटीशन होता नहीं है। कंपटीशन आता है इस स्टेज पे जहां पे लोग आपको कॉम्पिटिटर मानने लगते हैं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि फर्स्ट कॉम्पिटिटर यहाँ पे आता है जब आपका ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है। इंट्रोडक्शन में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो आपको एज ए कॉम्पिटिटर लेते ही नहीं है, आपका पता ही नहीं प्रोडक्ट लोगों को। तो कॉम्पिटिटर यहाँ नहीं है। कॉम्पिटिटर आएंगे यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ में पहुंच जाएगा, ग्रोथ स्टेज में पहुंचेगा, जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये भी कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, तब आपका कॉम्पिटिटर आएगा। इनिशियली थोड़ी ना कॉम्पिटिटर है। तो यही बोल रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज। मार्केट इंट्रोडक्शन में कॉस्ट लो होती है, ये गलत बात है। कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन क्रिएटिंग ब्रांड, on marketing, on creating awareness, spending, giving a lot of free products, giving lot of discounts। तो इस वक्त कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी ठीक है, बाकी सारे ठीक है। तो आंसर इज टू। Cost or low is not a characteristics of the market introduction stage. In the product life cycle, during this stage, costs are typically high due to need for the research and development, product design, testing and marketing, जो हम बात कर रहे थे अभी। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा, समझ के करो। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उस पे बेस्ड ही, जो हमने थ्योरी पढ़ी उस पे बेस्ड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अप्लाई करो, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। हाँ जी, हाँ जी प्रशांत, यहाँ से करो शुरू। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है अभी, उसको देखो एक बार और उसको करो उसमें क्वेश्चन। बिल्कुल सही, सही आंसर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या मुश्किल होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मुश्किल होता है मार्जिन क्रिएट करना। हमने अभी भी पढ़ा था कि मार्जिन नहीं बनते यार, कॉस्ट बहुत हाई होती है। जितना पैसा आ रहा है वो सारा रिसर्च में, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में चला जाता है। तो हम नए प्रोडक्ट डेवलप भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन मार्जिन नहीं आते हैं इस स्टेज पे। तो सबसे मुश्किल है मार्जिन क्रिएट करना। वन ऑफ द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज मार्जिन। तो मार्जिन तो है ही नहीं, वी कैन नॉट चार्ज प्रीमियम, वी हैव टू सेल एट ए डिस्काउंट। तो यहाँ पे मार्जिन नहीं बचता है, क्योंकि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, नए नए इनोवेशन कर रहे हो। आंसर इज मार्जिन। As the product moves through its life cycle, it faces the challenges of maintaining profitability as cost increase and sales growth slows down। आपके वीडियोस, हाँ जी हाँ जी, काफ़ी हैं, काफ़ी बना दी मैंने ऑलरेडी। चौथा वीडियो चल रहा है आज, तो ये देखो अभी काफ़ी कुछ नहीं होता, और पढ़ना और करेंगे मार्च में। तो अभी 4 वीडियो आए हैं, और भी आएंगे। तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आप पिछले 4 वीडियो देखो, मज़ा आएगा। The margin that the company can earn on each unit sold can decrease as competition increase and the product becomes more of a commodity. Therefore, managing margin is an important consideration throughout the product life cycle. So this is the challenge. Margin is the challenge, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना और कॉस्ट बढ़ जाती है, सेल्स ग्रोथ
कम हो जाती है धीरे धीरे। ये बताओ किसने बोला ये चीज कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वेरी मच सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ साइकिल? इनमें से किसने बोला? इनके बारे में पता होना चाहिए उन्होंने क्या क्या बोला है। ये सारे फेमस रिनाउंड मार्केटिंग यार है ये। दीज आर द मार्केट एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑल ऑफ देम। सिर्फ सबने फिलिप कोटलर का नाम सुना हुआ है। इसका आंसर क्या है? नीलसन। तुक्के मार रहे हो तुम ऐसे ये तुक्के मार रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। कभी सुने भी हैं, ये पहली बार देख रहे हो ऐसे तुक्के? 3 4 5, ये देखो 4। फिलिप कोटलर, किसी को कुछ नहीं पता। नाम चाहे हमने पहली बार सुने हो, तुक्के मारने में क्या जाता है। नील बोर्डन, फिलिप कोटलर, नीलसन। फिलिप कोटलर सुना हुआ है, बस मैं वही बोल रहा हूँ, और किसी ने कुछ नहीं सुना। आंसर है गाइस इसका ए। सबका गलत है आंसर। नोबडी, आई थिंक प्रशांत ने सही दिया है बस, बाकी सबने सबने गलत बोला आंसर। आंसर इज आर्क पेटोन। आर्क पेटोन ने बोला था ये अपनी उसमें। हाँ जी हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। आंसर है आर्क पेटोन। एग्जाम में भी तुक्का ही लगाएंगे ऐसा है तो बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए मैं ये सारे एक्सपर्ट ने क्या क्या कहा है ये मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था। Arc pattern, the life cycle of a product has many points of similarity with the human life cycle. The product is born, grown, lustily, attains dynamic maturity and then enters its declining year. तो इन्होंने इसको कंपेयर किया था किसके साथ? ह्यूमन लाइफ साइकिल के साथ। जैसा ह्यूमन लाइफ साइकिल में होता है ऐसा ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी होता है। तो मैं तुम्हें अब इन लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या बोला था, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट एज वेल। तो स्टेंटन, नील बोर्डन, फिलिप कोटलर और नीलसन ने भी कुछ कुछ चीजें रिलेट करी हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज एज वेल। फिलिप कोटलर ने क्या बोला? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। ये है फिलिप कोटलर की लाइन। हेलो प्रकार। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट to recognize distinct stages in the sales history of the product। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका एक अटेम्प्ट है, उसकी जो स्टेजेस हैं इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। इन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को सेल्स के साथ रिलेट किया। बेसिकली सेल्स ही है। सेल्स हिस्ट्री अगर हम देखें प्रोडक्ट की कि पहले कितनी सेल हुई, ब्रांड बना नहीं बना, फिर ग्रोथ हो गई, यहाँ पे कितनी सेल होती है ग्रोथ स्टेज पे, फिर मेच्योर हो गया प्रोडक्ट, फिर डिक्लाइन हो गया। तो इन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को रिलेट किया किसके साथ? सेल्स ग्रोथ के साथ, सेल्स हिस्ट्री के साथ। तो वो कह रहे हैं कि इसको आप सेल्स से रिलेट करके भी देख सकते हो। तो ये फिलिप कोटलर में बोला था। स्टैंटन ने क्या बोला था? विलियम जे स्टैंटन ने, फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेजेस एंड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। इट्स एडजस्टमेंट टू दीज एनवायरमेंट डिटरमाइन टू ए ग्रेट डिग्री जस्ट सक्सेसफुल इट्स लाइफ विल बी। तो इन्होंने भी इसको रिलेट किया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, लेकिन अलग तरह से। फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ a product exists in different stages and in different competitive environment. Its adjustment to these environment determine to a great degree to be successful, just successful its life will be। मतलब अगर आप वो प्रोडक्ट एडजस्ट कर पा रहा है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ तो ही वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो फ्लॉप होके वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करोगे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने प्रोडक्ट को बेटर नहीं बनाओगे, इट विल बी फेल। अगर आप प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होना है, that has to be that has to be adjustable to these environment, competitive environment की बात कर रहा है। ये बात बोलिए किसने? स्टेंटन ने। तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सिर्फ ब्लाइंड गैस मत मारना। नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि हमें ये पता है। तो स्टेंटन ने क्या बोला, फिलिप कोटलर ने क्या बोला, बॉर्डन ने क्या बोला था? बॉर्डन ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स थ्योरी। 1964 में उन्होंने आर्टिकल निकाला था, वाज दैट मार्केटिंग मैनेजर वाज अ मिक्सचर। मार्केटिंग मैनेजर के बारे में उन्होंने चीज बोली थी। द मेजर पॉइंट ऑफ बॉर्डन्स आर्टिकल वाज दैट द मार्केटिंग मैनेजर वाज अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ फॉलोइंग अ रेसिपी। मार्केटिंग मैनेजर को उन्होंने रेसिपी के साथ लिंक कर दिया। द इंग्रेडिएंट आर द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, द इंडिविजुअल फॉर्म मार्केटिंग मिक्स इज इट्स रेसिपी।
तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? मार्केटिंग मिक्स का जो कंसेप्ट है वो दिया था बॉर्डन ने। इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल हैं, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। क्लिक करेगा अगर कभी आया ऐसा क्वेश्चन, तो बिल्कुल ब्लैंक जाओगे तो तुक्का ही मारोगे, लेकिन अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो क्लिक करेगा थोड़ा सा। और चौथे थे नीलसन। नीलसन ने दिया मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग का मॉडल। मॉडलिंग, मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग enables customer to access the impact of their investment, understand what is working and optimize marketing budgets accordingly. It provides answer to critical marketing question using industry leading performance model for data coverage and granularity, so you can current and future marketing decision with confidence. तो इन्होंने दिया कस्टमर के हिसाब से। इन्होंने कस्टमर के हिसाब से बोला है कि मार्केटिंग मिक्स में जो कस्टमर होता है, ये बेसिकली इन अपने इन्वेस्टमेंट जितना पैसा लगा रहे हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, और ऑप्टिमाइज मार्केटिंग बजट्स अकॉर्डिंगली। तो ये इन्होंने कस्टमर के हिसाब से बोला है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद कर लो, मतलब काम आ जाएगा कभी। नहीं, मार्केटिंग मिक्स तो फिलिप कोटलर ने दिया था ना, वो अलग चीज है। ये मार्केटिंग मिक्स नहीं है। ये मार्केटिंग मिक्स को मिक्स कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर के साथ। फिलिप कोटलर ने दी थी वो 4 पीस। 4 पीस तो फिलिप कोटलर ने दिया था ना। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, वो होते हैं 4 पीस। फिर 7 पीस भी आ गए लेटर ऑन, तो वो अलग है, ये सारी चीजें अलग है। चलो, ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है ऐसे ही। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिक्स्ड असेट्स। बिल्कुल सही, तो ये तो इजी है। कैपिटल इंटेंसिव। फिक्स्ड असेट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपका कैपिटल बन जाता है। लेबर, प्रोडक्ट, मार्केट। फिक्स्ड असेट में अगर पैसा डाल रहे हो, दैट इज योर कैपिटल। आपने कोई मशीनरी खरीद दी, आपने कोई प्लांट खरीद लिया, वो कैपिटल के हेड में आता है। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर आप फिक्स्ड असेट में करते हो, दैट इज कैपिटल। लार्ज इन्वेस्टमेंट अगर आप मार्केट में करोगे, मार्केटिंग में करोगे, दैट विल बी मार्केट इंटेंसिव। तो अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तुम लोगों को पता ही होगा। व्हाट इज डिस्क्राइब अनएम्प्लॉयमेंट? अभी तुम उसी फेज से गुजर रहे हो, धीरे धीरे यू विल बी एम्प्लॉयड। बी, डी। प्रशांत कह रहा डी। हु फाइंड्स वर्क। अगर काम मिल गया भाई तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आएगा। अगर काम ढूंढा और काम मिल गया तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का आएगा। द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। तो जॉबलेस हैं और ढूंढ रहे हैं, उसी को बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क हु फाइंड्स वर्क। तो ये नहीं है, जॉबलेस हैं और ढूंढ रहे हैं काम, उस केस में उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बताओ, न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर द सेक्शन 80J इज कॉल्ड। किस बेसिस पे उनको टैक्स एजम्पशन मिला है, उसको क्या बोलते हैं? रिहेबिलेशन है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, डेवलपमेंट रिबेट है, टैक्स हॉलीडे है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। तो कई मारोगे तो मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है ना, तुम बिना सोचे आंसर करोगे वहां पे भी। मैंने बार बार बोला था, उस दिन भी समझा रहा हूँ, ये जीके नहीं है गाइस। ये थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना। दिस इज नॉट जीके। ये वाला जो टॉपिक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जीके। तो आप जीके में मतलब यू कैन नॉट थिंक ना। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जीके में यू कैन नॉट थिंक, बट इस टॉपिक में यू कैन थिंक। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आप सोच सकते हो। तो सोच के आंसर मार्क करना, टाइम लेके आंसर मार्क करना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं भी आता होगा तब भी आप नाम देख के आंसर कर सकते हो, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में आंसर करोगे तो नहीं आएगा। दोनों गलत है आंसर। अभी तक दोनों गलत है आंसर गाइस। ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग।
ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग. आंसर इज टैक्स हॉलीडे. अरे दिख रहा है यार नाम. क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ ही नहीं रहे हो. क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो. मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे तो ही आंसर कर दोगे. साफ साफ लिखा हुआ है उसने. उसने साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस. व्हाट? न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. टैक्स नहीं दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए. उसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे. टैक्स की छुट्टी. छुट्टी होती है ना हॉलीडे का मतलब, तो वही करा है इन्होंने, एग्जेम्प्ट कर दिया, छुट्टी दे दी टैक्स से. तो आप, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप ये जो क्वेश्चन आंसर करोगे ये सोच के आंसर करना. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन अगर आप सोच के करोगे तो आंसर कर सकते हो. ये जीके नहीं है. इसका आंसर नाम से नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है ना, नाम देख के कर सकते हैं हम आंसर. समझ के करो. पढ़ते हैं इसके बारे में. Section 80J refers to a tax incentive provided to companies for setting up new industrial undertakings in certain backward areas of the country. Not everywhere, certain backward area. तो जो 80J सेक्शन है वो बैकवर्ड एरिया के बारे में बात करते हैं. वहां पे आपको टैक्स हॉलीडे या टैक्स इंसेंटिव दे दिया जाता है. This provision of income tax 1961 allows for a deduction from the taxable income of a company for a period of 5 years. कुछ दिन की छुट्टी दे दी. टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया 5 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंपनी स्टार्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन द बैकवर्ड एरिया. The objective of this provision is to promote industrial development and employment generation in economical backward areas, backward region of India. तो ये अब आपको पता चलना चाहिए कि 80G कहाँ पे यूज होगा? बैकवर्ड एरियाज में. अगर आप बैकवर्ड एरिया में कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो 5 साल का पीरियड के लिए आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, टैक्स से छुट्टी दे दी जाती है. तो उसको हम बोल रहे हैं, नाम दे दिया उन्होंने टैक्स हॉलीडे, एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स. क्लियर? अब ये भी पढ़ी थी, भूल गई. चलो कोई बात नहीं, अब याद आ जाएगा. ये वाला बताओ. ये तुम यूज करते हो ग्रे मार्केट. व्हाट इज ग्रे मार्केट? ये देखो, ये कह रहा है व्हाट इज ग्रे मार्केट? दैट इज ग्रे. देख रहे हो? विच इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. नाम नहीं सुना ये ग्रे मार्केट कभी? ग्रे मार्केट में फोन मिलते हैं. अगर अगर वहां पे जाओगे, कोई दिल्ली में अगर रहता है, दिल्ली में अगर आपको मोबाइल फोन लेना है तो आप गफार मार्केट चले जा सकते हो. गफार मार्केट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड ग्रे मार्केट. ग्रे मार्केट. तो क्या होता क्या है ग्रे मार्केट? बहुत सारे शूज अगर आपको लेने हैं, ब्रांडेड शूज, मूवी टिकट्स लेनी है, मूवी टिकट का तो पता नहीं, बट अगर आपको ब्रांडेड शूज लेने होते हैं, महंगे महंगे शूज आते हैं, वो भी आप ग्रे मार्केट से परचेज कर सकते हो. जैकेट्स मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है. चोर बाजार नहीं बोलते, इलीगल कुछ नहीं होता वहां पे ना. ये चल रहा है बिजनेस, तो ये इलीगल कुछ नहीं है, लेकिन मतलब बेसिकली ये ना इलीगल और लीगल के बीच में जो मार्केट होता है ना, ये लीगल भी नहीं है, ये इलीगल भी नहीं है. ये लीगल भी नहीं है, ये इलीगल भी नहीं है. चोर बाजार होता तो फिर तो रेट बढ़ के बंद हो जाता ना ये बाजार. 3 दिन पहले ही गया था. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये लीगल और इलीगल के बीच में जो मार्केट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, ना तो गलत है ना सही है, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं क्या? ग्रे मार्केट. ग्रे एरियाज. ग्रे एरियाज कौन से होते हैं? नाम सुना है ग्रे एरियाज? ग्रे एरियाज जिनके बारे में आप कोई सर्टेन राय नहीं बना सकते. दे आर ग्रे एरिया. देर आर सर्टेन ग्रे एरियाज. सुना होगा ना ये पॉइंट, जिनके बारे में हम बोल नहीं सकते गलत है या सही है. तो वही वहीं से टर्म आई है ग्रे मार्केट. तो जिन्होंने ये टर्म सुनी है, आई थिंक दे कैन रिलेट इट. तो प्रोडक्ट जेन्युइन होते हैं, प्रोडक्ट जेन्युइन होते हैं, लेकिन वो चैनल जो होता है ना, वो ऑथराइज नहीं होता.
जो चैनल होता है वो ऑथोराइज नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नकली है। द ट्रेड ऑफ कॉमोडिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द काउंटरफीट प्रोडक्ट, नो, प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेंगे आपको, बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे, मोबाइल फोन असली मिलेगा। द ट्रेड ऑफ द कम्युनिटी विच इज अनब्रांडेड, नहीं ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं बढ़िया, ये भी गलत है। द ट्रेड ऑफ कमोडिटी फॉर विच द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज नॉट मेंशन, ये भी मेंशन होगा उस प्रोडक्ट पे, ये भी गलत है। लेकिन जो चैनल होगा, द ट्रेड ऑफ कमोडिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नॉट ऑथराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो ये बाईपास हो जाता है बेसिकली। तो मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया कि मैं पहले बेचूंगा अपने डीलर को, डीलर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को, है ना। लेकिन ये जो चैनल होता है वहां से क्या होते हैं, जैसे यहाँ से कुछ फोन निकल के मैन्युफैक्चरर के गोडाउन से कुछ फोन निकल के डीलर और होलसेलर के पास ना जाके इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ग्रे मार्केट में पहुंच जाती है कुछ चीजें, तो वहां पे ऑब्वियसली सस्ती मिलेंगी। पहले आप इतने लोग प्रॉफिट खा रहे हैं, अब ये सीधा यहाँ पे पहुंच गया मैन्युफैक्चरर से, या इन्होंने कॉपी बना ली, फर्स्ट कॉपी जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे ये प्रोडक्ट सेल होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे, नाम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये इन सब से बच के डायरेक्ट कस्टमर को दे देते हैं ये। तो इस वजह से वारंटी गारंटी की वो नहीं होती थोड़ी, मतलब गारंटी के मतलब प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी, वारंटी है या नहीं है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो समटाइम दे प्रोवाइड बिल, समटाइम दे डू नॉट प्रोवाइड बिल। तो ये इन बिटवीन है बेसिकली। स्टॉक मार्केट कहां से आ गया? स्टॉक मार्केट कहां से रिलेट कर पा रहे हो उसको यार, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि भैया प्रोडक्ट जो होता है वो कभी कभी मैन्युफैक्चरर से निकल के उस चैनल के थ्रू ना जाके बीच में ही ग्रे मार्केट में पहुंच जाता है, जहां पे जहां पे वो क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में भी होता है कभी कभी जब आईपीओ लिस्ट होता है, जब आईपीओ लिस्ट होता है तो उसको ग्रे मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही होती है। सही बोल रहे हो, ये भी कभी कभी जब आईपीओ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, इसकी वैल्यू ग्रे मार्केट में डिटरमाइन हो रही होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ग्रे मार्केट में इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन हो रही होती है कि हाँ जी, हाँ जी, प्रीमियम कितना है, डिस्काउंट पे चल रहा है नहीं चल रहा, इसके बारे में भी डिस्कशन होता है ग्रे मार्केट में। तो टर्म ग्रे मार्केट गाइस, टर्म ग्रे मार्केट कम फ्रॉम द आइडिया ऑफ ए मार्केट दैट ऑपरेट्स इन ए ग्रे एरिया। ये देखो जो मैं बोल रहा था अभी, बिटवीन द लीगल एंड इलीगल रादर देन बीइंग फुली ब्लैक और वाइट। तो वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको कि ग्रे मार्केट लीगल और इलीगल के बीच में जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। It refers to the sale of goods through channels that are not authorized by the manufacturer or trademark owner but are also not necessarily illegal। तो illegal नहीं है, illegal कुछ नहीं है, बट उनका जो चैनल है वो सही नहीं है। The goods sold on the grey market are often genuine product, genuine होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नकली होते हैं, genuine होते हैं, but they are sold through unauthorized channel and may not come with the same warranty, customer support और quality control as product sold through official channel। तो जो वहां पे आपको गारंटी वारंटी मिलती है वो यहां नहीं मिलती। So the term gray is used to describe the uncertain or ambiguous nature of the market which is not complete well black or white। तो बहुत ही क्लियर है नाम से, और मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, टर्म समझना एंड देन आंसर। देयर विल बी मेनी क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे लेकिन आप पढ़ के ही आंसर कर दोगे, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, तो समझ के आंसर करना। क्लियर है पॉइंट? ग्रे मार्केट याद रहेगा, ग्रे मार्केट याद रहेगा, ये लिंक कर सकते हो आराम से कहीं पर भी। ये बताओ एलओबी, सिंपल है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। एलओबी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन देखो ध्यान से समझो, क्या होगा एलओबी? लॉस ऑफ बिजनेस, सी, काफी लोग सी बोल रहे हैं।
आंसर इज ए, आंसर इज ए नॉट सी। लाइन ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट लॉस ऑफ बिजनेस, इट्स लाइन ऑफ बिजनेस। मैंने लिखा है इसके बारे में, हाँ जी लिखा है। LOV stands for line of business. It is a term used in the business world to describe a specific business unit or development within a large organization. Okay. तो मतलब बेसिकली एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, कई सारी लाइन हो सकती हैं कि हम इसमें भी डील कर सकते हैं, हम इसमें भी डील करते हैं, हम इसमें भी डील करते हैं। तो ये लाइन ऑफ बिजनेस है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो मार्केट है वो जियो में भी है, रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस पेट्रो भी है। अब पता नहीं किस किस में रिलायंस आता जा रहा है। तो ये सारे उनके क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे उनके लाइन ऑफ बिजनेस। ये उनके क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे उनके लाइन ऑफ बिजनेस। तो लाइन ऑफ बिजनेस इट इज अ टर्म यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड to describe a specific business unit or development within a large organization. Each line of business has its own objective, strategy, and operation and may operate independently or as a part of the larger organization. The term is commonly used in the context of technology companies. Not that only technology company, मैं बोलूंगा सभी में यूज हो सकती है, where different line of business may be focused on different product or services. Why only technology? मैंने जो आपको जो एग्जांपल दिया वो बिल्कुल सही है। तो जहां पर भी एक बड़ी कंपनी होती है जिसके बहुत सारे बिजनेस हैं, वो वहां पर हम जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उनको सबको लाइन ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज लाइन ऑफ बिजनेस। तो आई एम श्योर इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। तो कोई भी बड़ी कंपनी, हाँ कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री बोल सकते हो। अदरवाइज इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर बिजनेस जिसके बहुत सारे बिजनेस है। गेटिंग इट? तो ये जो कहलाएगा टर्म वो कहलाएगा लाइन ऑफ बिजनेस। अगर बजाज है, बजाज जैसे अब फाइनेंस में भी आ गया, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, है ना, आदित्य बिरला कैपिटल है, आदित्य बिरला कैपिटल कपड़ों में भी आ गया, हजारों जगह आ गया, होटल्स हैं। तो ये जो अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस है ये हम बोल सकते हैं कि भैया बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है। आईटीसी है, आईटीसी का जो ताज होटल है, जो होटल्स इंडस्ट्री है, ताज होटल, ये जितने भी हैं इनके, ये सारे आईटीसी ब्रांड के हैं। आपको सिर्फ सिगरेट पता है आईटीसी का, लेकिन सिर्फ सिगरेट नहीं है, ये हजारों ब्रांड है इनके, हजारों लाइन ऑफ बिजनेस है। तो जो बड़ी बिजनेस एंटिटी है जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में काम करती है उसको कहलाएंगे हम लाइन ऑफ बिजनेस। टाटा ग्रुप है, बिल्कुल टाटा बिरला ये सब है ही, अंबानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्री इंक्यूबेशन स्टेज। ये हमने जो शुरू में देखा था प्री इंक्यूबेशन एंड पोस्ट। अच्छा अभी 245 पे एक और क्लास है, पता है आप लोगों को ना, 245 पे एक और क्लास है मेरी। 245 पे हम क्वांट का प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स्ड क्वांट प्रैक्टिस फॉर सीमेट एंड एमएचसीटी। तो ये भी अटेंड कर लेना, ऐप पे है, अनअकैडमी ऐप पे, ये देख लेना, मैं इसका लिंक भेज दिया है ग्रुप पे। ये वाला बताओ, प्री इंक्यूबेशन, ये टर्म आई हुई है गाइस। प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन स्टेज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। प्री इंक्यूबेशन स्टेज क्या होती है? प्री इंक्यूबेशन स्टेज इज द इनिशियल फेज ऑफ द स्टार्टअप प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल और अ टीम इवेलुएट देयर बिजनेस आइडिया। मतलब अभी प्रोडक्ट बेसिकली डेवलप हो रहा है, बिजनेस आइडिया पे काम चल रहा है। कंडक्ट रिसर्च एंड टेस्टिंग एंड प्रिपेयर्स टू एंटर इन द मार्केट। तो जो इनिशियल स्टेज होती है जब तक प्रोडक्ट आया नहीं है, उससे पहले का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं प्री इंक्यूबेशन स्टेज। During this stage, the entrepreneur work on developing a detailed business plan, identifying potential customer and market opportunity, and building prototype or proof of concept. This is the stage where the startup is the ideation phase and it's not yet ready for the commercialization. तो commercialize करने से पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री इंक्यूबेशन स्टेज। जब आइडिया जनरेशन पे आया, शुरू की बात है बिल्कुल। आइडिएशन को और क्या नाम दे सकते हैं उस स्टेज को? उस स्टेज को हम बोलते हैं, शुरू वाली स्टेज को, प्री इंक्यूबेशन स्टेज। फिर आती है इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज क्या होती है? इंक्यूबेशन स्टेज follows the pre-incubation stage and refers to the period when a startup is established and its business idea is tested in the market. The incubation stage involves the nurturing of the startup through various type of support such as financial, managerial, technical assistance provided by an incubator or accelerator program. तो अब इनको ना इंक्यूबेटर मिल जाता है जो इनको सपोर्ट करता है फाइनेंस से,
मैनेजिंग द बिजनेस, टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये नर्चर होता है बिजनेस धीरे धीरे। इनक्यूबेटर किसको कहते हैं? इनक्यूबेटर होता है जो इस स्टेज पे बिजनेसमैन की हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर की हेल्प करता है, उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रोग्राम। दिस स्टेज प्रोवाइड्स स्टार्टअप with access to resources, networks, and mentorship, allowing them to grow and scale their business. The goal of the incubation stage is to help the startup reach a stage of self sufficiency and become a viable and sustainable business. तो दो चीजें, इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन, इस पे बेस भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पता होना चाहिए आपको होती क्या है। तो प्री इंक्यूबेशन हो गई शुरू वाली स्टेज जब प्रोडक्ट आया नहीं है मार्केट में, और यहां पे आ गया कि प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, स्टार्टअप एस्टेब्लिश्ड हो गया है, बिजनेस आइडिया इज टेस्टेड इन द मार्केट। तब आती है हमारी इंक्यूबेशन स्टेज। ठीक है, उसके बाद की स्टेज है ये सारी, ये भी पढ़ सकते हो आप, ये हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ लिए हैं, मैंने फिर भी लिख दिए हैं कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप में। सीड होती है, सीड फंडिंग जिसे हम कहते हैं, फिर अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, मतलब पढ़ लेना इसको एक बार गो थ्रू कर लेना स्लाइड को, इसमें कुछ नया नहीं है, हम पढ़ ही चुके हैं सारी। ओके, सो नाउ यू हैव ए टेस्ट ऑफ टैगलाइन। हमने आज की थ्योरी पढ़ लिया, अब आपका टेस्ट हो रहा है टैगलाइन का। ये क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट गाइस, लास्ट ईयर भी आए थे, मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन। तो आज की हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं दोबारा टैगलाइन टेस्ट के साथ। किस किस को याद है ये आते हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। बताओ आंसर। थिंक डिफरेंट किस कंपनी का है? गूगल मत करो, गूगल मत करो, अपने आप बताओ। गूगल से बता रहा है ये थिंक डिफरेंट। सब गूगल वाले, इतनी देर में थोड़ी ना आंसर आता है। आंसर जिनका आना होता है वो 1 सेकंड में आ जाता है, जिनका आंसर आना होता है उनका आंसर 1 सेकंड में आ जाता है, बाकी सब गूगल वाले हैं। चलो ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं। एयरटेल, फेडेक्स, बीएमडब्ल्यू, एप्पल। आंसर है एप्पल। बाजू में ही बॉक्स पड़ा था, अच्छा। चलो ये बताओ एयरटेल का क्या है? एयरटेल का क्या है? मैं तुम्हें सिर्फ इतना क्वेश्चन देके नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं 4 क्वेश्चन कराता हूं, एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। तो थिंक डिफरेंट पता चल गया एप्पल का है, एयरटेल का क्या है, फेडेक्स का क्या है, बीएमडब्ल्यू का क्या है? पता है किसी का? कुछ नहीं पता तुम्हें? एयरटेल का है गाइस एक्सप्रेस योरसेल्फ। एयरटेल का है एक्सप्रेस योरसेल्फ। फेडेक्स का है वी लिव टू डिलीवर द वर्ल्ड ऑन टाइम। ये बदलता रहता है, कनेक्टिंग पीपल भी हो जाता है ये ना, ये चेंज हो जाते हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ भी है, और कनेक्टिंग पीपल शायद पहले था अब चेंज हो गया है, तो ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि यही रहते हैं हर समय। तो देख लेना, तो कई कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट वो भी मिलेंगे टैगलाइन। थिंक डिफरेंट एप्पल का है, एयरटेल का है एक्सप्रेस योरसेल्फ, फेडेक्स का है वी लिव टू डिलीवर द वर्ल्ड ऑन टाइम। फेडेक्स कुरियर सर्विस है फेडेक्स। और बीएमडब्ल्यू का किसी को पता है? बीएमडब्ल्यू एनीवन? बीएमडब्ल्यू, ये सब याद रखो, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए, रिलेट करो। कनेक्टिंग पीपल अभी भी है, हाँ तो वो देख लेना एक बार, हो सकता है ये वाला पहले वाला हो। शेयर ड्राइविंग प्लेजर, नहीं नहीं, ऑटो मेकर तो है, बीएमडब्ल्यू ऑटो मेकर है, लेकिन इसका जो टैगलाइन है वो है शेयर ड्राइविंग प्लेजर। एयरटेल, हाँ ये देखो, एयरटेल, फेडेक्स और बीएमडब्ल्यू और थिंक डिफरेंट इज एप्पल का है, ये तो पता होना चाहिए गाइस। थिंक डिफरेंट एप्पल का है, दिस इज वेरी फेमस। बाकी इनमें से फेडेक्स नाम से पता चल रहा है, वी लिव टू डिलीवर द वर्ल्ड ऑन टाइम नाम से भी रिलेट करा करो, ठीक है।
एक्सप्रेस योरसेल्फ अभी एयरटेल का है, पहले हो सकता है कनेक्टिंग पीपल हो। बीएमडब्ल्यू का है शेयर ड्राइविंग प्लेजर। तो आप रिलेट भी करा करो कि बीएमडब्ल्यू ऑटो मेकर है तो उसका क्या होगा। ये बताओ, ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के बिना तुम वैसे ही नहीं बता पाओगे। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के बिना तुम वैसे ही नहीं बता पाओगे। ऑप्शन है ये, ऑप्शन से बताओ कौन सा है। ब्रेक फ्री, नाम से पता चलो। तोशिबा, वेस्ट साइड, टीवीएस, जेके टायर। नाम से रिलेट करो। टायर है ब्रेक फ्री। अच्छा, और जेके टायर, एमआरएफ। एमआरएफ तो ऑप्शन भी नहीं है एमआरएफ। ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री है टीवीएस का गाइस। टीवीएस बाइक ब्रेक फ्री। नया प्रोडक्ट है ब्रेक फ्री। इन्होंने नया स्कूटी वगैरह निकाला होगा जिसका प्रोडक्ट होगा ब्रेक फ्री। तोशिबा का है लीडिंग इनोवेशन। तोशिबा का है लीडिंग इनोवेशन गाइस। वेस्ट साइड का है फर्स्ट प्राइज राइट प्राइस। और जेके टायर का है टोटल कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैं जो सर्कल लगा रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार एप्पल बताया था, इन चारों में से जो इंपॉर्टेंट है वो है जेके टायर। ये आपको पता होना चाहिए, टोटल कंट्रोल। जेके टायर का नाम देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या होगा इसका टैगलाइन। जेके टायर इज टोटल कंट्रोल। ब्रेक फ्री टीवीएस, तोशिबा लीडिंग इनोवेशन, ये टीवी वगैरह बनाते हैं। वेस्ट साइड का फर्स्ट प्राइज राइट प्राइस। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैगलाइन ऑफ द कंपनी Hyundai ऑटोमेकर। ये तो बता दो, ये तो बता दो। Hyundai का तो पता होगा, मैंने ऑप्शन भी दिया है। क्या लग रहा है नाम सुन के। देखो फिर वही Hyundai ऑटोमेकर, नाम से ही पता चल रहा है। ये देखो सी बोल रहा है अभी। भाई तनीषा, सी अभी किसका बताया था। ये देखो फर्जी सिद्दीकी, फैज सिद्दीकी मतलब फर्जी सी तो अभी बताया था ना यार, क्या फायदा हुआ फिर। ये देखो, सी अभी बताया था, फिर क्या फायदा हुआ। जेके टायर का है टोटल कंट्रोल तो। इसके दो आंसर ठीक है गाइस। इसके दो आंसर ठीक है। इसके दो आंसर ठीक है। आंसर है ड्राइव योर वे एंड न्यू थिंकिंग, न्यू न्यू पॉसिबिलिटी। ये ओल्ड है, न्यू है। ये ओल्ड है ड्राइव योर वे, ये न्यू है। ये चार ही ऑप्शन थे, नया मैंने डाला है। ये मत बोलना दो आंसर कैसे आएंगे। दो आंसर नहीं आएंगे, मैंने डाला एक्स्ट्रा सो दैट आई कैन टेल यू बोथ। तो ड्राइव योर वे एंड न्यू थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटी, इस क्वेश्चन में दोनों ठीक है। तो ये नया है, ये पुराना है ड्राइव योर वे हुंडई का। टोटल कंट्रोल जेके टायर का आपको ऑलरेडी पता है। ये पता है डिस्कवर अ पैशन किसका है। डिस्कवर अ पैशन, ये बताओ किसकी है टैगलाइन। डिस्कवर अ पैशन। डिस्कवर अ पैशन की है आईटीसी, विल्स क्लासिक सिगरेट। डिस्कवर अ पैशन। और वन रिवोल्यूशन अहेड है गुड ईयर टायर मार्केट, टायर मेकर का। वन रिवोल्यूशन अहेड इज गुड ईयर टायर। इतना याद रख लोगे। इतने याद रख लोगे। अरे वो पैशन नहीं है, ये डिस्कवर। ये देखो, ये देख रहे हो हालत, बजाज पल्सर। डिस्कवर पैशन वो अलग है बाइक। आप कोई प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ी ना टैग लाइन निकालते हो अलग अलग। तो आप कंपनी के, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत याद रखो दिमाग में, ये आए हुए हैं क्वेश्चन, आप रिलेट करना ना। अगर एक भी आता होगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान हो जाता है ना। अगर मान ले उसने चार दे दिए, अगर उसने चार दे दिए और मैच द फॉलोइंग आ गए, अगर तुम्हें एक आध भी आता होगा तो आंसर एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा ना। समझ रहे हो। तो उस तरह से करो। अब ये बैंकिंग है, कस्टमाइज बैंकिंग इनोवेशन इज द टैगलाइन ऑफ विच कंपनी। कस्टमाइज्ड बैंकिंग इनोवेशन।
तो अब इतना समझ में आ रहा है कि बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शन होंगे, राइट। तो सारे ऑप्शन बैंकिंग से रिलेटेड ही होंगे। तो अब इसमें तो मुश्किल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसडीएफसी। जब तक आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, यू कैन नॉट गेट द आंसर। बट अगर किसी एक का भी पता है, किसी एक का भी पता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। इनमें से पता है किसी एक का, आईसीआईसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, सेंट्रल बैंक का, कैनरा बैंक का। डी नहीं है, कस्टमाइज बैंकिंग इनोवेशन। कस्टमाइज बैंकिंग इनोवेशन, कस्टमाइज बैंकिंग इनोवेशन, देखो नाम से समझा करो। कस्टमाइज बैंकिंग इनोवेशन मतलब बड़ी कंपनी नहीं कर सकती कस्टमाइज्ड, कोई छोटी बैंक होगी वही कर सकती है, उतनी बड़ी बैंक नहीं कर सकती कस्टमाइज बैंकिंग इनोवेशन। आंसर है इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है सेंट्रल बैंक। सब बता दो, सब बता दो एक एक करके। आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक का है टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन, बी नहीं है। सर्विंग टू ग्रो, ये देखो कहां कहां से ढूंढ रहे हो तुम, कहां से ढूंढ के लाए हो। आईसीसी बैंक का है ख्याल आपका, और एचडीएफसी बैंक का है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये दोनों तो पता होने चाहिए थे, इसमें से ये दोनों तो पता होने चाहिए थे, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। ख्याल आपका और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये दोनों पता होने चाहिए गाइस, ये दोनों पता होने चाहिए। कीप डिस्कवरिंग। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। नहीं, ये किसका है, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, एलआईसी के तो है ये उसका है ये। एलआईसी का ही है ना, ये कुणाल पूछ रहा है। हाँ तो वही तो मैंने बताया, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। कीप डिस्कवरिंग। एमवे, डेक्कन, एमिरेट्स एंड कैनन। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, जब तक नहीं पढ़ा होगा तब तक तुक्का तो नहीं लगा सकते। सब अच्छी कंपनियां हैं ये सब अच्छी कंपनियां हैं। एमवे, डेक्कन, एमिरेट्स एंड कैनन। बिल्कुल सही। किसने बताया आंसर, फैज ने। एमिरेट्स, गुड, गुड आंसर। कई बार सी बोलने से आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। डू नॉट ट्राई टू प्रूव सी टू योर सेल्फ, तो एक ही बार बोलो काफी है। आंसर इज एमिरेट्स। इमरती की तरह घूम गया ये, हिंदी में नाम लिख रहा है तो एमिरेट्स। एमवे का है हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्दियर लाइव्स। एमवे, ये पीपीटी देख लोगे तो मतलब आई थिंक काफी सारी चीजें हो जाएंगी तुम्हारी। डेक्कन का है इनोवेटिंग फॉर चेंज, एंड कैनन का है डिलाइटिंग यू ऑलवेज। तो मैंने तुम्हें जो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ, ये सब नोट करो और ये याद रखो थोड़ा बहुत। एमवे हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्दियर लाइव्स, डेक्कन इनोवेटिंग फॉर चेंज, कैनन डिलाइटिंग यू ऑलवेज। और है नहीं है इसमें, सिंपली क्लेवर, ये तो पता ही होगा। अरे ये भी नहीं पता तो फिर मतलब कुछ मत करना, ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपली क्लेवर, ये तो अभी रिसेंट का ही है, अगर टीवी देखते हो तो। हाँ स्कॉडा, बिल्कुल सही। स्कॉडा, स्कॉडा ऑटो, गुड आंसर। ये तो पता ही होगा, सिंपली क्लेवर इज स्कॉडा। टोयोटा का क्या है, आंसर इज स्कॉडा। टोयोटा का है लेट्स गो प्लेसेस। फॉक्सवैगन का है दास ऑटो, ये जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है फॉक्सवैगन। दास ऑटो उसका मतलब होता है द कार। आधे लोगों को समझ, मेरे को भी नहीं समझ में आता था पहले कि क्यों लिखा है इन्होंने दास ऑटो। आज पढ़ा मैंने, दास ऑटो का जर्मन ट्रांसलेटर है कार। जर्मनी में इसको दास ऑटो बोलते हैं, इसका मतलब है द कार, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करोगे तो फॉक्सवैगन का है दास ऑटो। ये नहीं लिखा होता आगे द कार, ये मैंने लिखा है। मित्सुबिशी का है ड्राइव योर एम्बिशन। ड्राइव योर एम्बिशन, मित्सुबिशी मोटर्स। टोयोटा मोटर, लेट्स गो प्लेसेस, फॉक्सवैगन, दास ऑटो, और मित्सुबिशी का हो गया ड्राइव योर एम्बिशन। थोड़े बहुत कोशिश करना याद रखने की,
ताकि जब मैच द फॉलोइंग आए तो कर पाओगे। पिछली बार क्वेश्चन आए थे दो दो, एक एक नहीं। आइडियाज फॉर लाइफ, कौन सा आइडियाज फॉर लाइफ बताओ जल्दी। नहीं पता? पैनासोनिक? नहीं नहीं, बी नहीं है। आइडियाज फॉर लाइफ इज पैनासोनिक, बिल्कुल सही है। पैनासोनिक इज द करेक्ट आंसर। सैमसंग का है टुगेदर फॉर टुमारो। फिलिप्स का है इनोवेशन। इसका तो ये नहीं था इनोवेशन, फिलिप्स का तो था ना इनोवेशन करके कुछ था ना। ये वाला एक बार चेक करना फिलिप्स का। फिलिप्स का तो इनोवेशन करके कुछ था। इनोवेशन किसी और का है क्या? इनोवेशन 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 मैंने भी पढ़ा था पीछे, मुझे क्यों याद आ रहा है। इनोवेशन फॉर चेंज किसका था? अच्छा, इनोवेशन फॉर चेंज इसका है, डेक्कन का। मुझे क्यों याद आ रहा है फिलिप्स का था। इनोवेशन एंड यू, हाँ यही था ना कुछ इनोवेशन करके। तो फिलिप्स का आई थिंक, फिलिप्स का तो यही है इनोवेशन एंड यू। टुगेदर वी मेक लाइफ बेटर, तो ये भी एक बार देख लेना। इनोवेशन एंड यू आई थिंक ठीक लग रहा है, ये पुराना हो सकता है। मेक बिलीव, ये है सोनी का। ये पता नहीं चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम ना, टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है पुराना हो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये हो सकता है पुराना हो नया इनो, मुझे भी वही याद आ रहा है इनोवेशन एंड यू। मुझे भी वही याद आ रहा है। हम्म। गलत है तुम्हारा, ये देख रहे हो हालत। आशुतोष गुप्ता ये नए नए आए हैं। टुगेदर वी मेक लाइफ बेटर। चलो, टाटा बाय बाय। पढ़ लेना ही सारे, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं। वो चेक कर लेंगे। और करेंगे इसमें चीजें। बाय बाय। ये सब एक बार पढ़ लेना, फिर मिलते हैं 2:45 पे मिलते हैं, क्लास हमारी।